हम केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में अपना अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं गैसों की द्रव्यों में विलेयता। और गैसों की द्रव्यों में विलेयता को बुनसेन ने परिभाषित किया था। बुनसेन के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलायक की इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप व दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप व दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। अथवा इसको एक और तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का हो गया 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुली हुई गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो अवशोषण गुणांक किसे कहेंगे? किसी निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप और दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि 1 ml जल में घुली हुई गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। फिर गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे गैस की प्रकृति। अब देखिए कि ऐसी गैसें जो विलायक से क्या क्रिया कर लें, ऐसी गैसें जो विलायक से क्रिया कर लें या विलयन में आयनिक हो जाएं, वो अधिक घुलनशील होती है। जैसे अमोनिया है, HCl है, SO2। ये गैसें यदि जल के अंदर घुली जाएं तो जल से क्रिया करके यौगिक बना लेती हैं। जैसे अमोनिया को जल के अंदर घोला जाए तो ये जल के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाता है? आयनिक हो जाता है। तो इस कारण अमोनिया जल के अंदर अधिक घुलनशील होगी। इसी तरह HCl अधिक घुलनशील होगी, SO2 भी अधिक घुलनशील होगी। इसके विपरीत ऐसी गैसें जो जल से क्रिया ना करें वो कम घुलनशील होती है। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये गैसें जल के अंदर क्या होंगी? कम घुलनशील होंगी। और 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml जल के अंदर विभिन्न गैसों के अवशोषण गुणांक का क्रम देखें या 1 ml जल में विभिन्न गैसों के
अवशोषण गुणांक का क्रम, तो ये होता है अमोनिया, HCl, SO2, H2S, CO2, एथाइन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी 1 ml जल के अंदर सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी होगी? अमोनिया, और सबसे कम कौन सी होगी? नाइट्रोजन। तो ये इनके अवशोषण गुणांक का क्रम है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें जो हैं जल की अपेक्षा एथिल एल्कोहल, एथेनॉल के अंदर ये क्या होती हैं? अधिक घुलनशील होती है। इसके साथ साथ अपने को यह भी पता है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर क्या होती है? अधिक घुलनशील होती है। तो ये पहला प्रभावित करने वाला कारक गैस की प्रकृति, यानी ऐसी गैसें जो विलायक से क्रिया करके यौगिक बना ले वो तो अधिक घुलनशील होंगी, और ऐसी गैसें जो विलायक से क्रिया ना करें वो क्या होंगी? कम घुलनशील होती है। दूसरा कारक विलायक की प्रकृति। अब ध्रुवीय गैस जो है वो ध्रुवीय विलायकों के अंदर अधिक घुलनशील होती हैं और अध्रुवीय विलायकों के अंदर कम घुलनशील होंगी। क्यों? क्योंकि समान प्रकृति का पदार्थ समान प्रकृति के पदार्थों के अंदर क्या होता है? विलय होता है। जैसे HCl ध्रुवीय गैस है, तो ये जल के अंदर क्या होती है? जल ध्रुवीय विलायक है, तो जल के अंदर क्या होगी? अधिक घुलनशील होगी है। इसके विपरीत HCl गैस बेंजीन के अंदर क्या होगी? कम घुलनशील होती है। क्यों? क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय विलायक है। नंबर 3 फिर ताप। अब गैसों की द्रव्यों में विलेयता जो है वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, यानी किसी गैस को द्रव के अंदर घोल रहे हैं तो ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है, और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? कम होती है। यानी किसी गैस को द्रव के अंदर घोला और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, स्थिर दाब के ऊपर ताप बढ़ाएंगे तो उस गैस की विलेयता क्या होगी? कम होगी। जैसे जल के अंदर ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है, जल को गर्म करें तो ये ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है? निष्कासित हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये ताप का प्रभाव। इसके बाद दाब का प्रभाव। और गैसों की द्रव्यों में विलेयता के ऊपर दाब के प्रभाव का जो अध्ययन है वो हम लोग हेनरी के नियम से करते हैं। किससे करेंगे? हेनरी के नियम से। और ये हेनरी का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की
विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती p। यहां m क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा है और p गैस का दाब, यानी ताप को स्थिर रखते हुए दाब जितना ज्यादा लगाएंगे गैस उतनी ही ज्यादा घुलेगी, या m समानुपाती KHP। यहाँ KH क्या है? हेनरी नियतांक कहलाता है। अब इसी हेनरी के नियम को मोल अंश या मोल भिन्न के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। मोल अंश के रूप में बोलेंगे तो इसे क्या बोलते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में घुली हुई गैस के दाब के समानुपाती होता है। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में घुली हुई गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होती है। P समानुपाती x गैस मोल भिन्न को x प्रदर्शित करते हैं अपन लोग, तो x गैस क्या है? घुली हुई गैस की मोल भिन्न। P बराबर KH x गैस और KH वही हेनरी नियतांक का, दोनों नियम एक ही, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तो क्या था कि दाब जितना ज्यादा लगाएंगे गैस उतनी ज्यादा घुलेगी, तो वही उसी घुली हुई गैस की मोल भिन्न है। तो दाब जितना ज्यादा लगेगा गैस उतनी ज्यादा घुलेगी, तो गैस ज्यादा घुलेगी तो उसकी मोल भिन्न भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इस समीकरण 2 से क्या करें? दाब व गैस की मोल भिन्न के मध्य आरेख खींचें। दाब और गैस की मोल के बीच में आरेख खींचें। समीकरण 2 है P बराबर KH गैस, यानी ये y बराबर mx प्रकार की एक सरल समीकरण है। तो y और x के बीच में आरेख खींचें तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इस रेखा का जो ढाल है, इसका स्लोप जो है वो हेनरी नियतांक KH को प्रदर्शित करता है। और हेनरी नियतांक का मान प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हेनरी नियतांक किसके ऊपर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। हेनरी नियतांक किसके ऊपर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब हेनरी नियम की सीमाएं, इसकी कमियां, एक तो सबसे पहली बात दाब है वो अधिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाब ज्यादा लग गया तो गैस पूर्णतया घुल जाएगी, इसलिए दाब वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। पूरी गैस घुल गई तो दाब लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्यों? ताप गैसों की द्रवों में विलेयता आपने को पता है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होगी, और यदि ताप बहुत ज्यादा कम कर दिया तो गैस आसानी से घुलेगी, तो दाब लगाने की आवश्यकता कहाँ है?
इसलिए ताप अब बहुत कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ गैस ऐसी होनी चाहिए जो विलायक के साथ है क्रिया ना करे। गैस कैसी होनी चाहिए? जो विलायक के साथ क्रिया ना करे। इसके साथ साथ गैस की आणविक अवस्था अपरिवर्तित रहनी चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? गैस द्रव और वाष्प दोनों ही अवस्थाओं में उसकी आणविक अवस्था समान रहनी चाहिए, ना तो उसके अंदर क्या हो, सहगुणन हो और ना ही वियोजन हो। तो ये हेनरी नियम की सीमाएं हैं, कमियां हैं। एक तो दाब ज्यादा ना हो, ताप बहुत कम ना हो, और गैस विलायक के साथ क्रिया ना करे, ऐसी होनी चाहिए, और गैस की आणविक अवस्था भी अपरिवर्तित रहनी चाहिए। इसके बाद हेनरी नियम के अनुप्रयोग देखते हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग हम लोग देख सकते हैं कि सोडा वाटर जो है, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब के ऊपर बंद किया जाता है। हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप के ऊपर यदि दाब बढ़ाया जाए तो गैस की विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। तो बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगला अनुप्रयोग देखें हम लोग, तो देखते हैं कि ऊंचे जो स्थान है या पर्वतारोही जो होते हैं वो लंबे समय तक यदि ऊंचे स्थानों पर रहें, तो देखो जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो दाब क्या होगा? कम होगा। गैसों का दाब कम होगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी? गैसों की सांद्रता कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी। अब ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी तो उन लोगों को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन है वो पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अब ऑक्सीजन लंबे समय तक कम उपलब्ध होगी तो उनका शरीर है वो कमजोर हो जाता है, उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी कमजोर हो जाती है, और ये जो रोग है वो कहलाता है एनाक्सिया। इससे हुआ रोग क्या कहलाता है? एनाक्सिया। इसके साथ साथ एक और अनुप्रयोग देख सकते हैं हम कि गोताखोर जो होते हैं वो जब गहरे समुद्र में जाते हैं तो अपने साथ श्वसन क्रिया के लिए गैस का एक सिलेंडर ले जाते हैं, और जैसे ही गोताखोर गहरे जल के अंदर जाएगा तो उसके शरीर के ऊपर जल का दाब पड़ेगा, और जब दाब उसके शरीर पर अधिक पड़ेगा तो हम लोग जानते हैं हेनरी का नियम क्या कहता है? दाब जितना ज्यादा होगा गैस उतनी ज्यादा घुलेगी। तो श्वसन क्रिया जब वो करेगा तो उसके ब्लड के अंदर गैस क्या होगी? अधिक मात्रा में घुलेगी, अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ेगा उसको। गैस जब अधिक घुली तो जैसे ही वो वापस ऊपर की ओर आएगा तो दाब क्या होगा? तेजी से कम होगा, और दाब कम होगा तो उस समय क्या होता है? दाब कम होने से जो ब्लड के अंदर अतिरिक्त गैस घुली हुई थी वो क्या होगी? तेजी से बाहर निकलेगी। और इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति है गोताखोर है उसकी रुधिर वाहिनियों के अंदर नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं या नाइट्रोजन गैस के बैंड बन जाते हैं। ये अत्यधिक पीड़ादायक होते हैं और व्यक्ति की इससे मृत्यु भी हो सकती है। इससे बचने के लिए जो गैस का सिलेंडर होता है उसमें एक्टिव गैस हीलियम को मिक्स कर दिया जाता है, और उस गैस का संगठन रहता है 56.2% तो नाइट्रोजन गैस होती है उसमें, 11.7% हीलियम और 32.1% ऑक्सीजन। अब ये संगठन एक्टिव गैस हीलियम के आते ही क्या होगा कि नाइट्रोजन गैस के बैंड है वो कम बनेंगे, तो व्यक्ति की मृत्यु होने का खतरा क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये हेनरी का नियम था, इसकी सीमाएं होगी, इसके अनुप्रयोग हो गए।
इसके बाद अगला टॉपिक है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, यानी किसी द्रव का विलयन किसी द्रव में बनाया जाए, यानी विलय और विलायक दोनों ही क्या हो गए, द्रव हो गए, और दोनों द्रव हो गए कि विलयन के कुल दाब में, कुल वाष्प दाब में विलय का भी योगदान होगा और विलायक का भी योगदान होगा। उस समय डाल्टन के आंशिक दाब का नियम काम में लिया जाता है। मान ले विलयन के अंदर दो घटक हैं ए और बी, ए का आंशिक दाब है पी ए और बी का आंशिक दाब है पी बी। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से कुल वाष्प दाब निकालें, P बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, यानी विलयन के कुल वाष्प दाब में विलय और विलायक दोनों के ही अवयवों के आंशिक दाब का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। इसके बाद राउल्ट का नियम या राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है कि विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम क्या है, विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मान लें, माना विलयन में दो अवयव, दो घटक ए व बी हैं, इनके आंशिक वाष्प दाब क्रमशः पी ए व पी बी है और इनकी मोल भिन्न क्रमशः एक्स ए व एक्स बी है। तो राउल के नियम से क्या कह रहा है कि विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी पी ए समानुपाती एक्स ए और पी बी समानुपाती एक्स बी। पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए समीकरण नंबर 1 और पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी समीकरण नंबर 2। यहां पी नोट ए व पी नोट बी अवयव ए व बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है जो एक
निश्चित ताप पर नियतांक है, इसीलिए यहाँ राहुल का नियम क्या था? विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। हम लोग मान रहे हैं कि विलयन में दो अवयव ए और बी हैं। ए का आंशिक वाष्प दाब पी और बी का आंशिक वाष्प दाब पी है। अवयव ए की मोल भिन्न एक्स और अवयव बी की मोल भिन्न एक्स है। तो राहुल के नियम से पी समानुपाती एक्स और पी समानुपाती एक्स हो जाएगा। पी बराबर पी नोट ए एक्स समीकरण नंबर 1 और पी बराबर पी नोट बी एक्स समीकरण नंबर 2। यहाँ क्या है? पी नोट ए और पी नोट बी अवयव ए और बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, जो क्या है? एक निश्चित ताप पर नियतांक है। अब देखो यहाँ अपने पास दो शब्द आ रहे हैं, एक तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और एक आंशिक वाष्प दाब। दोनों में डिफरेंस क्या है? बीकर के अंदर मान लो द्रव ए है, ए को गर्म कर रहे हैं, इसकी वाष्प बनेगी, ऊपर से एक कवर है, तो वाष्प ठंडी होकर वापस क्या होगी? संघनन की प्रक्रिया होगी, संघनित होगी, और जब इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा यानी साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, उस समय द्रव के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की और वाष्प की वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की दर क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। इसको बोलते हैं वाष्प दाब। तो वाष्प दाब किसे कहेंगे? जब क्या हो? जब किसी द्रव की वाष्प और द्रव अवस्थाएं, किसी पदार्थ की वाष्प और द्रव अवस्थाएं साम्य में हो, तो उस समय वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। यदि अवयव अकेला ए घटक है इसके अंदर, तो वो तो क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब इसके साथ साथ विलयन के अंदर ए और बी दोनों विकसित कर दिए, तो देखो जैसे ही गर्म करेंगे तो ए की भी वाष्प बनेगी और इसके साथ साथ बी की भी वाष्प बनेगी। तो विलयन का जो अब किसी एक घटक का मान लो बी का वाष्प दाब निकाल रहे हैं अपन, तो क्या शुद्ध अवस्था में निकल पाएगा? क्यों? क्योंकि इस द्रव के ऊपर बी की भी वाष्प दाब लगाएगी और ए की भी दाब लगाएगी। उस समय बी का जो वाष्प दाब है वो क्या कहलाएगा? आंशिक वाष्प दाब। इसी तरह ए का वाष्प दाब क्या कहलाएगा? आंशिक वाष्प दाब। और यदि केवल एक घटक है तो वो क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो यहाँ पी नोट ए और पी नोट बी, ए और बी के क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, जो एक निश्चित ताप पर यहाँ नियतांक का कार्य कर रहे हैं। विलयन का कुल वाष्प दाब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से क्या होता है? P बराबर पी ए प्लस पी बी, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से P बराबर क्या हो जाएगा? पी ए का मान कितना है? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी बी का मान है पी नोट बी एक्स बी। समीकरण नंबर 4, हम लोग जानते हैं कि विलयन की कुल जो मोल भिन्न है वो होती है 1, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। अब ये ए की मोल भिन्न का मान यहां रख दें, तो P बराबर आएगा P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी, क्या आएगा? P नोट ए एक्स ए का मान रखना आपको 1 माइनस एक्स बी प्लस P नोट बी एक्स बी। तो ये क्या हो गया? P नोट ए माइनस P नोट ए एक्स बी प्लस P नोट बी एक्स बी। P बराबर P नोट ए, यहां से प्लस एक्स बी कॉमन ले लें,
एक्स बी कॉमन आ गया, क्या बचा पी नोट बी माइनस पी नोट ए, समीकरण नंबर है 5। समीकरण 5 से ये स्पष्ट होता है कि विलयन के कुल वाष्प दाब को किसी एक अवयव की मोल भिन्न के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने विलयन के कुल वाष्प दाब को अवयव बी की मोल भिन्न के साथ संबंधित कर दिया। इसके लिए अपन वाष्प दाब और मोल भिन्न के बीच में आरेख खींचे, दोनों घटक का एक साथ आरेख बनाएंगे। वाष्प दाब और मोल, यहां हम लोग लेते हैं Pb यानी अवयव B का वाष्प दाब है, तो यहाँ xb बराबर 0, यहाँ आते आते xb का मान हो जाएगा 1। इस तरफ ले रहे हैं अवयव A का वाष्प दाब, तो A की मोल भिन्न यहाँ 0 है और यहाँ 1। अब Pb और xb के बीच में आरेख खींचें तो y बराबर है, क्या था Pb बराबर P नोट B xb, यानी y बराबर mx प्रकार की सरल समीकरण थी। तो Pb और xb के बीच में आरेख खींचेंगे तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा आएगी, और जब ये रेखा जब xb का मान 1 हो जाता है, जिस बिंदु से गुजरेगी वो अवयव b का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहा जाता है। इसी तरह Pa और xa के बीच में आरेख खींचें तो इसी तरह की सरल रेखा आएगी, और यहाँ जब xa का मान 1 हो गया तो ये आरेख जिस बिंदु से गुजरेगा वो अवयव A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। P बराबर P नोट A xa प्लस P नोट B xb, इधर हो जाएगा Pa बराबर P नोट A xa और Pb बराबर P नोट B xb। इस आरेख से अपने को एक बात ये पता चलती है कि अवयव A की तुलना में अवयव B अधिक वाष्पशील है, उसका वाष्प दाब क्या है, ज्यादा है। तो ये था राउल्ट का नियम।